नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MRM क्लासेज जयपुर पर। उम्मीद है विद्यार्थियों आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बरकरार रख रहे होंगे। विद्यार्थियों आप सभी लोग जो है, मुझे ऐसी भी उम्मीद है कि लगातार रिवीजन कर रहे होंगे। देखो, रिवीजन साथ का साथ में कर लिया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि इससे हमें आसानी से याद हो जाता है। यदि हम 30 दिन बाद में रिवीजन करते हैं किसी चीज का तो उस चीज को पूरी तरह पढ़ना ही हो जाता है। एक तरीके से याद करने के लिए हमें वापस पढ़ना पड़ता है। यदि हम किसी चीज को 10 दिन के बाद में रिवीजन करते हैं, 15 दिन बाद में, तो हमें आधी याद करनी पड़ती है। यदि उसी चीज को हम 5 दिन बाद में याद करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो 1/4 याद करना पड़ता है, बाकी 3/4 जो हिस्सा है वो हमें याद रहता है। लेकिन यदि हम किसी चीज के रिवीजन करें तो यदि आज या कल में कर ले तो वो चीज हमें याद करने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे ही हम रिवीजन करते हैं, पढ़े बिना ही हमें याद हो जाती है, बस एक बार देखना होता है। तो मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप हाथों हाथ रिवीजन कर लिया करो क्लासेज का। देखो, पिछली कक्षा में जो पढ़ाया था वो शायद 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का रिवीजन 5 मिनट में हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अपन को कीवर्ड ही तो लिखने होते हैं उस तरीके से। अब देखो, आज के हमारे जो नेक्स्ट राजा आते हैं वो आते हैं अपने महाराणा अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, हाँ जी, ये वही अमर सिंह है, महाराणा प्रताप के वीर पुत्र, वीर राजा का वीर पुत्र, वीर अमर सिंह, जिन्होंने दिवेर की घाटी में 1582 में सुल्तान खां अकबर के चाचा को घोड़े सहित चीर के रख दिया था। जिस मेवाड़ के मैराथन वाले युद्ध में जिस बंदे ने अपनी वीरता का परचम लहराया था, आज हम उसी वीर महाराणा अमर सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि 1597 ईस्वी के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में अगले राजा कौन बनेंगे? महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह के बारे में आप सभी लोग पहले काफी चीजें पढ़ चुके हो, उन चीजों पे भी डिस्कस करेंगे। इनके शासनकाल की चीजों में पढ़े तो वो सबसे महत्वपूर्ण आती है हमारी मुगल मेवाड़ की संधि। अर्थात मुगलों के सामने पहली बार जो है मेवाड़ वाले झुके थे किसी चीज में, मुगलों की किसी बात को माना था मेवाड़ वालों ने, तो वो महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में हुई थी। 1615 वाली जो संधि थी, मुगल मेवाड़ संधि, वही संधि। अब देखो विद्यार्थियों, आरंभ से पढ़ते हैं। आरंभ से पढ़ा जाए तो 1597 में महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद में राज्याभिषेक किनका हुआ? राजा बने कौन? महाराणा अमर सिंह जी। अमर सिंह जी जो है अपने राजा बन जाते हैं। अमर सिंह के राजा बनने के बाद में राज्याभिषेक हुआ अमर सिंह जी का। उसके बाद में अपने 1605 ईस्वी के अंदर, देखो 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। किनकी? महाराणा प्रताप की। राणा प्रताप की जो है वो मृत्यु कब हुई? 1597 के अंदर 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हो गई थी। उसके कुछ समय पश्चात ही 1605 ईस्वी के अंदर, कब? 1605 ईस्वी के अंदर जो है अकबर की भी मृत्यु हो जाती है, एक बीमारी के चलते हुए। अकबर की क्या है? मृत्यु हो जाती है। कब? 1605 ईस्वी में। और अकबर के 3 बेटे होते हैं। अकबर के कितने बेटे होते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो था सलीम, जिसे हम आगे जाके इतिहास में जहांगीर के नाम से जानते हैं। सलीम के अलावा दूसरा बेटा था, उसका नाम था मुराद। क्या नाम था? मुराद। और मुराद के बाद में तीसरा जो बेटा था दानियाल। कौन था? दानियाल। दानियाल। ये तीनों देखो अकबर के जीवन काल से ही तीनों भाइयों के अंदर उत्तराधिकारी के लिए जो है संघर्ष चलता रहता है। और इसके अंदर मुराद भी मारा जाता है और दानियाल शराब पी के, शराब के नशे में मारा जाता है। कई जगह हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि सलीम ने ही जो है दानियाल की हत्या कर दी थी। तो ये दोनों भाई तो इस कंपटीशन से बाहर हो गए। तो नेक्स्ट अकबर के बाद में अगला राजा कौन बना? सलीम बना। और सलीम जो है आगे जाकर इतिहास के अंदर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? जहांगीर के नाम से जो है सलीम प्रसिद्ध हुआ। 1605 में इसने गद्दी पर बैठने के बाद में जब इसके सामने चर्चा हुई कि मेवाड़ की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि अकबर जो इनके पिता थे वो इनके टाइम से ही जो है, इनके जन्म से ही यही देखते आ रहे हैं कि अकबर जी जो है महाराणा प्रताप से लगातार लड़े जा रहे हैं, मेवाड़ वालों के खिलाफ लड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप के क्या, मेवाड़ वालों के खिलाफ। तो इन्होंने कहा, सलीम ने अपने सामंतों को सभी को बुलाया, जो सरदार थे उनको बुलाया, सामंत तो नहीं कह सकते उन्हें, सभी राजाओं को इकट्ठा किया जिन्होंने इनसे संधि कर रखी थी। और सलीम ने पूछा
देखो साफ साफ बताओ यार, तुम मेवाड़ को जीत क्यों नहीं पा रहे? हम बादशाह हिंद है, हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हम लोग क्यों नहीं जीत पा रहे? ये बताओ, सीधी सी बात। तो फिर राजाओं ने कहा देखो भाई बात ऐसी है, जीतने को तो हम भी जीत जाएं, बाकी अन्य जगहों पे जीत रही है ना। आपके पिताजी के लिए मान सिंह ने जो है पूर्व से लेकर पश्चिम तक का हिंदुस्तान खदेड़ के रख दिया है, और बीकानेर के जो राय सिंह जी है उन्होंने दक्षिण से लेकर उत्तर तक का हिंदुस्तान खदेड़ के रख दिया। बाकी जगहों पे तो हम लोग जीत ही रहे। ये एक मेवाड़ वाली बच रही है, और मेवाड़ वाली का रीजन ये है हम क्यों नहीं जीत पा रहे, वो रीजन ये है कि बाकी जो जगह है जहां पे भी हम अटैक करने जाते हैं तो जनता हमारा थोड़ा बहुत सहयोग दे देती है, यहाँ पे बिल्कुल ही सहयोग नहीं मिल रहा है। हमारी सेना जब जाती है युद्ध करने तो खाने के लाले पड़ जाते हैं वहां पे जाने के बाद में जो है मेवाड़ के अंदर कोई व्यक्ति हमें अनाज देने को तैयार नहीं, कोई व्यापारी हमें फल फ्रूट बेचने को तैयार नहीं है। हमारी जब मान सिंह जी की सेना गई थी हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर, तो बदायूंनी जी ने भी बताया कि बदायूंनी जी ने अपनी पुस्तक मुंतखबुल तारीख में लिख रखा था कि हम लोगों ने हल्दी घाटी के युद्ध से आने के पश्चात अजमेर तक के रास्ते में केवल आम की जो कैरियां होती है उनको खा खा के जीवन यापन किया था। तो ऐसे हालात हो जाते हैं मेवाड़ वाले इलाके के अंदर जब जाते हैं, इसलिए जनता सहयोग नहीं करती तो हम लोग जीत नहीं पाते। फिर जहांगीर ने वही अपना मुगलों वाला रुख दिखाया, और जहांगीर ने कहा यदि जनता आप लोगों का सहयोग नहीं करती है तो सबसे पहले जनता को जो है उठाया जाना चाहिए, और जनता में जाकर अत्याचार करने लगे सलीम के कहने पर, जहांगीर के कहने पर। और जब अत्याचार बढ़ने लगा, क्या अत्याचार बढ़ा तो पुरुषों को जो है उठा लिया गया, पुरुषों को क्या उठा लिया गया, और महिलाएं जो थी महिलाओं का अपहरण किया गया, महिला जो थी उनका अपहरण किया गया, महिलाओं का क्या हुआ अपहरण हुआ, महिला पुरुषों का क्या है हत्या, और महिलाओं की क्या हुई अपहरण। महिलाओं का अपहरण, महिलाओं का अपहरण किया जाने लगा, पुरुषों को जो है उठा के हत्या की जाने लगी, महिलाओं को उठा के बच्चों को ले जाने लगे। तब जाके जो है जनता किसके पास जाएगी? अब मेवाड़ वाली जो जनता थी वो सामंतों के पास जाती है, अपने अपने जागीरदारों के पास में जाती है। जागीरदार जो है फिर आगे जाके किसको बोलते हैं? डायरेक्ट राजा को नहीं बोलते हैं वो। इस बार अमर सिंह जी का बेटा था करण सिंह, अमर सिंह जी का बेटा कौन था? करण सिंह। और इस करण सिंह के पास में आती है, जागीरदार जो होते हैं वो करण सिंह के पास में आते हैं, और करण सिंह को अपनी सारी समस्याएं बताते हैं कि आज तक राणा जी हमारी जो जनता थी उन्होंने भी आपका सहयोग किया, हम भी आपको सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है, परंतु राणा जी बस बात यही रह गई है कि हम लोग अब करें तो क्या करें? हमारी बीवियों को उठा के ले जाया जा रहा है, पुरुषों की हत्या की जा रही है, बच्चों को जो है कुत्तों के सामने डाला जा रहा है, तो फिर ऐसे समय में हम कर भी क्या सकते हैं? तब अपने करण सिंह जी बाकी सामंतों के साथ में, बड़े सामंतों के मंत्रियों के साथ में सलाह विमर्श करते हैं, अपने पिताजी अमर सिंह जी को जाके कहते हैं, अमर सिंह जी को कहते हैं हमें जो है मुगलों के साथ में संधि कर लेनी चाहिए। और इधर से सलीम भी अपने बेटे जहांगीर जो है इसका बेटा था खुर्रम, क्या नाम था? खुर्रम, जो आगे जाके शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन? शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस शाहजहां को भेजता है कहां पे? मेवाड़ में भेजता है, और बीच में संधि होती है। अब देखो ये संधि हम लोग पढ़ते तो जहांगीर और अमर सिंह के शासनकाल में है, लेकिन इस संधि के अंदर दोनों ही उपस्थित नहीं थे, दोनों के बेटे इस संधि के अंदर उपस्थित थे। अर्थात करण सिंह जी इधर से संधि करने गए थे, और उधर से जो है अपना खुर्रम आया था, शाहजहां जो है ये संधि करने आया था। और ये संधि हुई कब थी? 1615 ईस्वी के अंदर। कब? 1615 एडी के अंदर जो है ये संधि हुई थी। और इस संधि की जो शर्तें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे विद्यार्थियों, आगे देखेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो पहले एक बार थोड़ा सा बता दूं, 1597 में क्या हुआ? महाराणा प्रताप जी की जो है मृत्यु हुई। उनके बाद में राजा कौन बने? अमर सिंह जी। और उसके बाद में आगे बात की जाए 1605 के अंदर जो है किन की मृत्यु हुई? अकबर की। अकबर के बाद में अगला राजा किसे बनाया गया? अकबर के बाद में अगला राजा जो है वो अपने जहांगीर को बनाया गया। जहांगीर ने क्या किया? मेवाड़ की जो जनता थी, आम जनता, उस पर अत्याचार किया,
और मेवाड़ की आम जनता पे जब अत्याचार हुआ तो करण सिंह के पास जाते हैं जागीरदार। करण सिंह जी अपने पिताजी को समझाते हैं। हालांकि अमर सिंह जी कभी इस संधि के लिए राजी नहीं हुए थे। जब यह संधि हुई 1615 ईस्वी में तो अमर सिंह जी मेवाड़ को छोड़ के चले जाते हैं। और आज जो हम राजसमंद के पास में जो 9 चौकियां पढ़ते हैं उस वाले स्थान पर राजसमंद झील के पास में जो 9 चौकी बनी हुई है वहीं पर जाके अपने जीवन यापन करने लगे थे और 1620 के अंदर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि हम करण सिंह जी का इतिहास 1620 से पढ़ेंगे लेकिन वास्तविकता में राज जो है वो 1615 से ही संभालने लग गए थे, क्योंकि अमर सिंह जी नाराज हो गए थे इस संधि से। अमर सिंह जी कभी मुगलों के साथ में जो है संधि नहीं करना चाहते थे, मुगलों के सामने जो है स्वयं को गिरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। तो ये वाली जो बातें हैं वो हमने पढ़ी। अब देखो इस संधि की शर्तें क्या क्या थी वो हम आगे पढ़ेंगे। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आप सभी लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है विद्यार्थियों हम जो ये मुगल मेवाड़ वाली संधि थी इस संधि की शर्तें पढ़ते हैं। इस संधि की क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या बातें कही गई इस संधि के अंदर, कौन से पक्ष की ज्यादा बातें मानी गई, ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे। इस संधि के बारे में अन्य जो इतिहासकार हुए विदेशी राइटर्स उन्होंने भी क्या कहा वो सारी बातें जो है हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले तो पढ़ते हैं संधि की शर्तें। शर्तें क्या क्या रखी गई, संधि हुई तो संधि के अंदर शर्तें रखी गई और शर्तों के अंदर जो है पहली शर्त क्या रखी गई, क्या पहली शर्त क्या रखी गई। अब आप लोगों ने जब कभी भी मेवाड़ पढ़ा होगा तो सबसे पहले यही पढ़ा होगा कि मेवाड़ का जो शिरोमणि है, जो शिरोमणि रहा वो कौन रहा, चित्तौड़ का दुर्ग रहा। सभी दुर्गों का राजा कौन सा रहा, चित्तौड़ का दुर्ग रहा। और उस चित्तौड़ का दुर्ग किन्होंने ले रखा था, मेवाड़ वाले जो है इनसे छीन के अपने अकबर के ने छीन लिया था। 1567 का युद्ध हुआ था अपने, उसके अंदर इन्होंने छीन लिया था चित्तौड़ के तृतीय शाके के टाइम। तो सबसे पहली शर्त ये रखी गई कि चित्तौड़ वापस दिया जाना चाहिए। कौन सा, चित्तौड़ जो है चित्तौड़ वापस दिया जाए। अब इसके अलावा देखो एक संधि और की, संधि की दूसरी जो मुख्य शर्त थी वो शर्त ये थी, इस बार शर्त किन्होंने रखी, मुगलों ने रखी। और मुगलों ने कहा कि चित्तौड़ तो हम दे देंगे आप लोगों को, चित्तौड़ तो आपका आप ही रखोगे, हम कौन सा वहां पे आके बैठ रहे हैं, आप लोग संधि कर रहे हो तो भाई आपकी चीज आपके पास रहेगी। तो फिर कहा चित्तौड़ तो तुम ले लो लेकिन चित्तौड़ का पुनः निर्माण नहीं करवा सकते तुम लोग। जिस दिन तुम लोगों ने चित्तौड़ का पुनः निर्माण करा दिया उस दिन से जो है हमारा हो जाएगा, चित्तौड़ वापस हम छीन लेंगे। तो चित्तौड़ पुनः निर्माण नहीं होगा, ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे, पुनः निर्माण को आगे लगा के क्रॉस लगा देना, पुनः निर्माण नहीं होगा। अब देखो आगे बात करें विद्यार्थियों, तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में दूसरा पॉइंट आ जाता है। और वो दूसरा पॉइंट क्या होता है, इस संधि की सबसे महत्वपूर्ण शर्त, यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है इस संधि की तो वो ये है कि मेवाड़ का जो शासक है वो कभी भी आगरा का जो दरबार लगता है उसके अंदर नहीं जाएगा। तो दूसरी शर्त क्या होगी, बादशाह स्वयं नहीं आएगा। मेवाड़ का जो बादशाह है वो स्वयं दरबार में नहीं जाएगा, स्वयं दरबार नहीं जाएगा। अब देखो ये वाली शर्त जब रखी गई जहांगीर के मध्य और अमर सिंह के टाइम काल के अंदर ये हुई थी। वास्तविकता में मैंने अभी पहले पढ़ा संधि किस किस के मध्य हुई, करण सिंह और शाहजहां के बीच में रखी गई। जैसे ही शाहजहां को इसने कहा, करण सिंह जी ने कहा भाई साहब हमारा जो बादशाह है वो कभी भी दरबार में नहीं जाएगा, आप लोग चाहे संधि करो चाहे मत करो, पहली शर्त यह है कि बादशाह आपके दरबार में कभी नहीं जाएगा। शाहजहां ने कहा यार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं हो। उसने हाथ तो हाथ फोन निकाला, पापा बोला हाँ पापा, वो मेवाड़ वाले जो करण सिंह जी संधि को आ तो गए लेकिन बातें ये चल रही है कि दरबार के अंदर बादशाह नहीं आएगा। शाहजहां को बोला अपने जहांगीर ने कि ठीक है यार नहीं आए तो नासी, एक के फर्क नहीं आने से क्या फर्क पड़ता है, अपनी तो बात है। ये कलंक जो लगा हुआ है हमारे ऊपर मुगलों के ऊपर कि कभी मेवाड़ वालों को ढंग से हरा नहीं पाए, मेवाड़ वालों के साथ संधि नहीं कर पाए, चलता फिरता राहगीर पूछ के चला जाता है हमें अजी वो मेवाड़ का क्या हुआ, जीत लिया क्या मेवाड़, या फिर कोई दूसरा जो अन्य पड़ोसी राजा है वो कह देता है महाराज मेवाड़ पे इस बार कौन हार के आया था,
क्योंकि लगातार अटैक करते जा रहे थे, लगभग हार के आ रहे थे, 10 में से 1 अटैक जीत रहे थे। तो जहांगीर ने कहा यार ये कलंक मिटे तो पहले संधि कर ले मेरे बाप, जो भी होता है तेरे से वो कर ले, जैसी संधि की शर्तें रखी जाती है वैसी मान ले तू, तो जैसी मानेगा वैसी जो है अपन मान लेंगे, वो तो बाद की बातें हैं। तो दूसरी शर्त क्या रखी गई कि बादशाह स्वयं दरबार में नहीं जाएगा। तीसरी शर्त देखो, 2 चीजें इधर से मिल गई तो अब इधर से भी मिलनी चाहिए। मेवाड़ वालों ने कहा कि जब कभी मुगलों को जो है युद्ध के अंदर मेवाड़ी सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी तो 1000 कितने 1000 घुड़सवार देगा, 1000 घुड़सवार योद्धा दिल्ली भेजे जाए, दिल्ली भेजे गए। तो ये जो है युद्ध के अंदर भेजे गए थे, ऐसे नहीं कि दिल्ली के अंदर ही जाके बस गए ये लोग जो है युद्ध के टाइम पे जब कभी मुगलों को मेवाड़ की सेना की आवश्यकता पड़े तो 1000 जो मेवाड़ी घुड़सवार योद्धा है उनको भेजा जाएगा कहां पे, दिल्ली के अंदर, ताकि वो जाके उनकी सहायता कर सके। अब आगे देखो, दूसरा के बाद में तीसरे के बाद में चौथी शर्त नहीं थी, चौथा जो है उपहार दिया गया था। चौथी शर्त में अपने करण सिंह जी जब दरबार के अंदर पहुंचे तो उनको 5000 का मनसब दिया जाए। ये कोई शर्त नहीं थी, जहांगीर ने स्वयं दिया था। 5000 मनसब दिए थे करण सिंह जी को, 1000 मनसब। देखो ये मनसब एक पोस्ट होती है, मनसब एक पोस्ट होती है, इसका मतलब होता है, और ये मुगलों के अंदर थी, अपने तो थी नहीं ये पोस्ट, मुगलों के अंदर थी मनसबदारी वाली पोस्ट। और 5000 वाली जो पोस्ट है बहुत कम लोगों को मिलती है। बेसिकली ये जो पोस्ट थी वो मुगल शहजादाओं के लिए बनाई गई थी, जो राजा के बेटे थे, बादशाह के बेटे, उनके लिए ये पोस्ट बनाई गई थी। लेकिन करण सिंह जी को इतना सम्मान दिया गया कि करण सिंह जी को 5000 मनसब वाली जो है ये फौज दी गई थी, अर्थात 5000 मनसब वाला होदा किन्हें दिया गया, करण सिंह जी को दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे भी मेवाड़ वालों का जो है ओहदा बढ़ा के रखा गया। उसके बाद में पांचवी शर्त सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक ये थी कि विवाह कभी भी नहीं करेंगे, वैवाहिक संबंध जो है कभी नहीं बनाए जाएंगे मेवाड़ और मुगलों के बीच में। करण सिंह जी ने स्पष्ट कह दिया तुम कल को मुंह उठा के आ जाओ, फोन कर दो, डीपी वगैरह दिखा के, भाई साहब डीपी देख के, हमारी छोरियां भी व्हाट्सएप चलाती है, वहां से देख लो तुम और शादी करने पूछ जाओ, तो ऐसा नहीं चलेगा। मुगल जो है अक्सर शादियां कर लिया करते थे, तो साफ साफ मना कर दिया अपने करण सिंह जी ने कि वैवाहिक संबंध किसी प्रकार का स्थापित नहीं किया जाएगा मुगलों के साथ में। तो पांचवी संधि क्या है, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो ये वाली जो है 5 शर्तें थी मुख्यतः जो मानी गई, और इनके अंदर ज्यादातर देखो पलड़ा किनका भरा, चित्तौड़ वापस दिया गया। उसके बाद में बादशाह स्वयं दरबार में नहीं जाएगा, ये भी मेवाड़ वालों की शर्त। तीसरी 1000 घुड़सवार भेजेगा, मेवाड़ के पास लाखों तक की सेनाएं होती है, उनमें से केवल 1000 को भेजेगा कि 1000 जाएंगे सेना के अंदर, ये नहीं तुमको पूरी लेके आ जाओ। कई बार कई राजा जो है जो मुगलों से संधि करते थे तो पूरी की पूरी सेना भेजनी पड़ती थी, लेकिन मेवाड़ वालों ने कहा हमारे सिर्फ 1000 आएंगे, तुम लोग को पूरे लेके आ जाओ, तो पूरे कभी नहीं लेके आएंगे। उसके बाद में करण सिंह जी को सम्मान दिया गया और 5000 मनसब, कितनी 5000 मनसब, जो केवल शहजादाओं को दी जाने वाली पोस्ट थी। और उनके बाद में लास्ट हुई जो थी वो थी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। क्या थी, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। तो ये जो शर्तें थी ये 500 की 500 शर्तें थी। अब उसके बाद में आगे बढ़े तो कहते हैं जब ये संधि हुई उसके बाद में करण सिंह जी दरबार में जाने लगे। अमर सिंह जी राजा थे 1620 तक तो, लेकिन 1615 से करण सिंह जी संभाल रहे थे, अमर सिंह जी छोड़ के चले गए थे, मैंने अभी भी बताया था। तो अमर सिंह जी के जाने के बाद में करण सिंह जी दरबार के अंदर रहते थे जब अमर सिंह जी जीवित थे उस समय, और दरबार में जब रहते थे तो इनकी खुर्रम के साथ में भी बड़ी शानदार दोस्ती होगी। और दोस्ती होने के बाद में जो है खुर्रम के बाद में अपने शाहजहां के पिता जो जहांगीर थे उनसे भी अच्छी दोस्ती होगी, दोनों बाप बेटों से बहुत पटाखे रहते थे। एक इतिहासकार आया हुआ था अपने राजस्थान के अंदर, और वो इतिहासकार था सर टॉमस हुड। वो उधर से दिल्ली की तरफ से बैठा दिल्ली के दरबार में रहे सर टॉमस हुड।
सर थॉमस जो है, थॉमस रो, ये जो थॉमस रो है, ये देख के दरबार में यार बाकी राजाओं से कोई पूछ नहीं है, बाकी राजाओं को इतना सम्मान नहीं मिल रहा है, लेकिन सम्मान किसको मिल रहा है सबसे ज्यादा सम्मान यदि किसी को मिल रहा है तो वो है करण सिंह। तो फिर इसने किसी मुस्लिम आदमी को पकड़ा और पूछा, भाई साहब ये क्या सीन है यार, इसको अकेले को इतना सम्मान क्यों, और तो और बादशाह का बेटा दोनों ही चिपक के रहते। उसने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, वो नई संधि हुई है तो करण सिंह जी को हम लोगों ने यहाँ पे बड़ी आदर सत्कार किया। फिर सर थॉमस रो ने कहा अच्छा अभी तुम लोगों ने इनके परिवार वालों को मारा होगा, युद्ध के अंदर मरे होंगे, तो उनको सांत्वना देने के लिए। फिर उसने कहा देखो किसी को बताइएगा मत, बात बड़ी इंपॉर्टेंट वाली है। देखो मेवाड़ को हम लोग तो कभी जीत ही नहीं पाए, इतने अटैक किया, हर साल अटैक करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। ये तो क्या है बेला फुसला के जो है संधि की गई है, जब इनके बच्चों पे महिलाओं पे अत्याचार किया जाने लगा तब जाके संधि की गई है। तब सर थॉमस रो ने कहा था कि संधि की सारी शर्तें पढ़ने के बाद में कि ये संधि जो है मुगलों ने मेवाड़ के साथ में शारीरिक बल से ना करके बुद्धि बल से की, अर्थात उन्हें युद्ध में नहीं जाना पड़ा, शरीर का कोई दम नहीं लगाना पड़ा। उन लोगों ने जो ये संधि की है वो बुद्धि के बल से की है, उनकी बुद्धि काम कर गई तब उन लोगों ने जो है इस संधि को किया है। तो सर थॉमस रो का कथन था कि मुगल मेवाड़ संधि जो है शारीरिक बल से ना करके बुद्धि बल से की गई है। तो ये वाली जो अपने पास शर्तें थी। और उसके बाद में 1620 में जो है अपने अमर सिंह जी का निधन हो जाता है और उनके बाद में नेक्स्ट राजा कौन बनता है, करण सिंह। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करण सिंह जी के बारे में भी हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आप सभी लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब विद्यार्थियों हम हमारे नेक्स्ट राजा महाराणा करण सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं। करण सिंह जी का थोड़ा बहुत तो आपने अभी पिछले वाले राजा हमारे अमर सिंह जी के इतिहास में पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। अब जो है हम आगे करण सिंह जी के खुद ने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या करवाया था उसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं। तो देखो हमने करण सिंह जी के बारे में पढ़ा कि इन्होंने संधि करवाई, यानी इनका संबंध जो है मुगलों के साथ में बढ़िया रहा। संधि होने के बाद में तो शांति व्यवस्था रहेगी, अर्थात इनका शासनकाल जो है शांति व्यवस्था का था। क्या शांति से इनका शासनकाल गुजरा था, और जब शांति रहेगी तो फिर क्या होगा, शांति व्यवस्था बनी रहेगी तो फिर क्या होगा, फिर जो है आर्किटेक्चर कल्चर को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, चीज़ों का निर्माण करवाया जाएगा। और मेवाड़ वाले क्या निर्माण करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो मेवाड़ वाले जो है किले निर्माण करवाने की सोचते हैं, किले या महलों का निर्माण। तो फिर अपने जो है करण सिंह जी ने भी सोचा कि क्यों ना महल बनाए जाए। जब शांति से बैठ रहे हैं भाई, तो अब शांति व्यवस्था है अपने पास में, इतने सालों से हम युद्ध कर रहे थे। महाराणा कुंभा के बाद में किसी ने ढंग का कोई किला भी नहीं बनवाया ढंग से कि बढ़िया जिसे याद रखा जाए। कुंभा ने जो है 32 दुर्ग बनवाए थे, कम से कम हम 32 के आगे के 3 तो बनवाए। तो इसलिए फिर जो अपने करण सिंह जी ने महलों का निर्माण करवाया। सबसे पहले जो है इन्होंने करण विलास महल बनवाए। कौन से, अपने आराम करने के लिए करण विलास। आजकल तुम लोग भी देखते होंगे करण विलास के जैसे ही कई जगह जगह लिखता है शर्मा विलास, मीणा विलास, गोल्डी विलास। ऐसे विलास का अर्थ होता है निवास एक तरीके से। और महल, करण विलास जो महल है वो किन्होंने बनवाए थे, वो महाराणा करण सिंह जी ने बनवाए थे। अब एक महल से तो काम चलेगा नहीं, एक महल के बाद में इन्होंने बोला कि ये तो अपने रहने का महल हो गया, दूसरा एक और महल बनाया जाना चाहिए जिससे अपना दिल खुश हो जाए। तो इसी नाम पर इन्होंने एक महल बनवाया और उस महल का नाम था दिलकुश महल। कौन था, दिलकुश महल। तो दिलकुश महलों का निर्माण किन्होंने करवाया था अपने, वो थे महाराणा करण सिंह जी। और करण सिंह जी थे कौन, महाराणा अमर सिंह जी के बेटे थे करण सिंह जी। और इन्होंने किनका निर्माण करवाया था, दिलकुश महलों का निर्माण करवाया। अब जब दिलकुश महलों के निर्माण के बाद में भी इन्हें शांति नहीं आई, इन्होंने सोचा ऐसे महलों का निर्माण करवाया जाना चाहिए जो विश्व में प्रसिद्ध रहे। तो फिर इन्होंने एक और महल का निर्माण करवाया और वह महल थे जग मंदिर। कौन से, जग मंदिर। देखो इन्होंने जो है जग मंदिर महलों का निर्माण तो प्रारंभ कर दिया था। क्या निर्माण प्रारंभ तो इन्होंने किया था, लेकिन खत्म इनके जगत सिंह प्रथम इनके बेटे ने किया था। तो प्रारंभ किन्होंने किया था, अपने
करण सिंह ने करवाया था, लेकिन इनके बेटे जगन सिंह जी जो थे उन्होंने जो है इनके महलों का निर्माण करवाया था। इन महलों का पूर्णतः निर्माण करवाया था अपने जगत सिंह ने करवाया था। तो आपके यदि परीक्षा में कई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इतिहास से इतने ही पूछे जाएंगे। करण सिंह जी 1615 वाली जो मुगल मेवाड़ संधि थी, उस संधि के अंदर जो है किस व्यक्ति ने जो है सहयोग किया, मध्यस्थता का कार्य किया था, तो वो थे करण सिंह जी। करण सिंह जी करने गए थे मेवाड़ की तरफ से, तो मेवाड़ की मध्यस्थता करण सिंह जी ने की। अब उसके बाद में करण सिंह जी के शासनकाल में पढ़े तो किन किन चीजों का निर्माण हुआ, तो एक तो अपने करण विलास महल थे, दूसरा जो है अपने दिलकुश महल थे, और दिलकुश महलों के बाद में जो है इन्होंने जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया था। और जग मंदिर महलों के निर्माण के बाद में जो है इनकी उसी समय 1628 में मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में राजा बनता है अगला इनका जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम इन्हीं का बेटा राजा बनता है जगत सिंह प्रथम। और ये जो जगत सिंह प्रथम था ये 1628 में राजा बनता है और चलता कब तक है, 1652 तक। 1628 से 1652 तक जो है इसका शासनकाल रहता है, यानी 2 साल इधर के 2 साल इधर के 34 साल जो है इन्होंने शासन किया था बड़ी अच्छी तरीके से। जो है 34 क्या 24 साल जो है इन्होंने बढ़िया ढंग से शासन कर लिया था। अब देखो 24 साल जब इन्होंने शासन किया तो ये भी कुछ करवाएंगे। तो इन्होंने पहला कार्य क्या करवाया, जग मंदिर महलों का निर्माण। किनका, जग मंदिर जो महल थे उनका पूरा निर्माण इन्होंने ही करवाया था। जग मंदिर महलों का पूर्णतः जो निर्माण है वो किनके द्वारा करवाया गया था, वो अपने जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में इन्होंने क्या करवाया, तो इसके बाद में कहते हैं कि इन्होंने जो है एक दिन इनके सपनों के अंदर जगन्नाथ जी आए थे। उरी वाले जो जगन्नाथ जी है वो जगन्नाथ प्रभु इनके सपने में आए और उन्होंने कहा, इन्होंने अपने सामंतों से कहा कि भगवान मेरे सपने में आए थे। सामंतों ने कहा सपने में आए थे तो इसका मतलब है कि आपको महल बनवाने चाहिए, उनके मंदिर बनवाने चाहिए, और इसीलिए इन्होंने जो है जगन्नाथ राय का मंदिर बनवाया। जगन्नाथ राय मंदिर जो है वो बनवाया इन्होंने। अपना मेवाड़ वाला जो जगन्नाथ राय मंदिर है राजस्थान का, वो किनके द्वारा बनाया गया था, अपने जगत सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था। तो ये बात याद रखना आप लोग कि जगन्नाथ राय जी ने जो है, जगत सिंह जी ने जो है जगन्नाथ राय महलों का निर्माण करवाया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जगन्नाथ राय महलों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया, तो वो जगत सिंह प्रथम जी थे। तो इनके बारे में बस इतना ही। बाकी जो वीडियो है अगला वो आएगा अपने राज सिंह जी के बारे में। इनके देखो राज सिंह जी मेवाड़ के इतिहास के मेरे पर्सनली सबसे ज्यादा फेवरेट जो है राजा हुए हैं। बाकी मेवाड़ के राजाओं में कोई कमी नहीं रही कभी। मैं अक्सर कहता हूं मारवाड़ में जब भी पढ़ते हैं तो सामंतों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, सरदारों को। राजाओं से ज्यादा उन लोगों ने बहुत अच्छे वीरतापूर्ण कार्य किए, लेकिन जब मेवाड़ को पढ़ते हैं तो यहाँ क्या सामंत, क्या राजा, क्या महाराजा, सभी लोगों ने जो है अपने शौर्य का परिचय दिया, अपनी वीरता का जो है परचम लहराया था। और इन सब के अंदर मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट यदि कोई लगते हैं तो वो है महाराणा राज सिंह, जिन्होंने 2 बार तो औरंगजेब को बेचारे को शादी के घोड़े पे चढ़ने से पहले उतार दिया था। ऐसे थे हमारे राज सिंह जी। उनके बारे में जो है हम आगे बात करेंगे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली कक्षा में। आज वाली जो कक्षा थी वो इतनी ही समाप्त होती है विद्यार्थियों। मिलेंगे अगली कक्षा में आप लोगों के साथ में। आप अपना प्रेम बनाए रखना विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।